क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। पहले चैप्टर का जो हम लोग ने कल इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, इसी से जुड़ा हुआ टर्म है डाइजेशन। ये समझिए कि हम लोग वही टर्म पढ़ रहे हैं। तो आइए इसमें जो टर्म्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहले उसके बारे में जानिए। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट क्या है? कहता है इट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ये मान के चलिए कि जो भी फूड आइटम्स आप खाते हैं उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है, या जिसका इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी के लिए होता है, या बॉडी जिसको नीड करता है। यानी कह सकते हैं कि फूड आइटम्स में रहने वाले केमिकल सब्सटेंस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो कहता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स it is a process of intake of nutrients by organisms as well as the utilization of these nutrients by them। यानी इसको ऐसे समझिए, क्या कहना चाहता है। कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स का हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाना और इसके अलावा उसका यूटिलाइजेशन करना। जैसे ऐसे समझिए, दो एग्जाम्पल समझना है और सोचना है कि न्यूट्रिशन किस में हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को एक सिंपल सा कोई नॉर्मली बेसन का लड्डू खिलाया, वो खा लिया, पानी पी लिया। दूसरे को आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गोंद का लड्डू दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? उसके मुंह में रख दिए और निकाल लिए। अब सोचिए किस कंडीशन में न्यूट्रिशन हुआ होगा। इनटेक तो दोनों में हुआ, यानी कि दोनों ने अपने अंदर डाला। लेकिन पहला जो केस है उसमें यूटिलाइजेशन हुआ, वो खाया, बॉडी के अंदर गया, आगे की क्रिया हुई। भले ही वो साधारण ही बेसन का लड्डू था, लेकिन गोंद का लड्डू जिसने खाया बस मुंह में डाला और आपने फिर निकलवा लिया, तो आगे का प्रोसेस तो नहीं हुआ। दैट मीन्स यूटिलाइजेशन तो नहीं हुआ। उस गोंद के लड्डू में जो न्यूट्रिएंट्स छुपे हुए हैं उसका तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो सेकंड विकल्प बेकार रह गया, फर्स्ट वाला ही बेहतर है। तो यानी समझना ये है या जानना ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के अंदर इनटेक करना, यानी ग्रहण करना, और उसका यूटिलाइजेशन करना, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या चीज? न्यूट्रिशन। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मोड है? तो न्यूट्रिशन का दो मोड होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो यानी कि सेल्फ, यानी ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जो सेल्फ हो, खुद से होता हो। तो खुद से होने का यहाँ क्या सेंस है ये समझिए। कहता है इन इट ऑर्गेनिम्स मेक्स इट ओन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड H2O प्रेजेंट इन द सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। यानी कहना यह चाहता है कि इस प्रोसेस में, यानी कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन में होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना पकाता है। कहाँ से पकाता है? तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि CO2 है, जैसे कि H2O है, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो उसके सराउंडिंग में। और किसकी मदद से? तो सनलाइट की मदद से। यानी सनलाइट की मदद से किसी ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग में रहने वाले इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के मदद से अपना खाना पकाना कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये क्वालिटी ओनली एंड ओनली ग्रीन प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में देखा जाता है। यानी ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक हैज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स they are autotrophs. What means autotrophs? Those organisms which can make their own food from CO2 and H2O। यानी कि इन रॉ मटेरियल से, या सीधे कहिए ऐसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी जो इन्वायरमेंट में रहने वाले इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके डायरेक्टली अपने भोजन को पका लेते हैं। एक और टर्म यहाँ पर पढ़ना है आपको, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल याद करिए, आपने क्लोरोफिल 9th क्लास में प्लास्टिड्स में पढ़ा था। प्लास्टिड्स जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है, कुछ याद करिए। प्लास्टिड का क्या था, स्ट्रोमा, ग्राना उसका पार्ट हुआ करता था। ग्राना ही एक्चुअल में क्या था, आपका किचन होता था, और जो मैट्रिक्स में रहता था उसको स्ट्रोमा आप कहते थे। तो उसमें 3 पार्ट था, एक था क्लोरोप्लास्ट, एक था ल्यूकोप्लास्ट, एक था क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि जिसमें क्लोरोफिल रहता था, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स या प्लांट का पार्ट का जो भी हो, जो ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन पिगमेंट रखता हो, जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो कहता है द ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट होता है जो जनरली आप प्लांट्स में देखते ही हैं। प्लांट्स का मेनली अगर लीव्स को देखिएगा तो सबका सब ग्रीन ही कलर का होता है, या पौधा का कोई भी हिस्सा जो आप ग्रीन कलर का देखिएगा समझिएगा उसमें क्लोरोफिल है। और दरअसल वो क्लोरोफिल करता क्या है, तो मेन पॉइंट यही है, कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। यह एकमात्र ऐसा होता है, और इसका मतलब दैट मीन्स इसका मेन काम क्या है, तो सनलाइट को ट्रैप करना। समझिए यूं कि जैसे आजकल जो भी ब्लैक ब्लैक पेंटेड कलर के जो बर्तन आते हैं, जैसे जैसे टेफ्लॉन वगैरह का जो बर्तन आता है, क्या है उसका आज के, या जनरली जो आजकल जो बढ़िया क्वालिटी का जो यूटेंसिल्स बिकता है, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से उनका जो पेंदी है, बेस है, सब ब्लैक कलर्ड होता है। क्यों? क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। ठीक उसी तरह क्लोरोफिल के अंदर यह कैपेसिटी होती है कि वह सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, क्योंकि सनलाइट को जब ट्रैप करेगा तभी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो पाएगा, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बना पाएगा, और इसके लिए प्रोसेस क्रॉस करेगा जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और अगला वीडियो हम लोग फोटोसिंथेसिस का करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। 10th क्लास में बड़ी डिटेल पढ़ना है। ओके, बाय।